हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा राम राम। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो सभी अपने घर पर ही योग करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और आज ही नहीं, केवल आप रोज़ाना अपने घर पर योग करें। योग करने से स्वास्थ्य और जो शरीर का संतुलन है वो सही बना रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डेविसन जर्मर प्रयोग। ठीक है, तो देखो डेविसन जर्मर प्रयोग होता क्या है, ये प्रयोग क्यों किया गया। देखो डेविसन जर्मर, यहाँ पर दो नाम है, डेविसन और जर्मर। तो मतलब ये जो प्रयोग है वो दो वैज्ञानिकों ने किया था, डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और इसके निष्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस पाठ का सेकंड लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक। ठीक है, और देखो ये जो प्रयोग है वो क्यों किया गया। ये डी ब्रोगली जो परिकल्पना है ना, अपन पीछे पढ़ गए हैं डी ब्रोगली परिकल्पना। तो डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए ना ये प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये ना कि डेविसन जर्मर प्रयोग क्यों किया गया। डी ब्रोगली परिकल्पना जो कि द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति के बारे में बताती है। द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति के बारे में, कि तरंग प्रकृति भी होती है, कण प्रकृति भी होती है। तो डेविसन जर्मर प्रयोग जो है वो डी ब्रोगली परिकल्पना को, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने के लिए किया गया, को सत्यापित करने के लिए किया गया। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस प्रयोग का नाम बताइए, उस प्रयोग का नाम बताइए जो डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है। डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है, तो उस प्रयोग का नाम क्या होता है, डेविसन जर्मर। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि उस प्रयोग का नाम बताइए जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो उस प्रयोग का नाम क्या है, डेविसन जर्मर प्रयोग है। तो इसका जो मेन लाइन वो यही है कि यह डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करेगा। ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच पॉन पी ना उसको सिद्ध करेगा, ये तरंग प्रकृति की व्याख्या करेगा कि वास्तव में तरंग प्रकृति होती है। अब देखो इसमें जो इस बनावट है ना, इसमें देखो तीन चीज़ें यहाँ पर। ये तो है एक पूरा सा जो दिख रहा है आपको, ये तो है इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या आपको, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, इस प्रकार से जो गन है ये इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और यहाँ पर जो वो निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है। इलेक्ट्रॉन पुंज जो ना, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इस निकल क्रिस्टल पर टकराता है। फिर ठीक है, और फिर टकराने के पश्चात, परिकिरण के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन पुंज इस वर्ताकार पैमाना, यहाँ पर एक वर्ताकार पैमाना लगा होता है, तो इस वर्ताकार पैमाने के ऊपर के अंदर आता है। ठीक है, और इस वर्ताकार पैमाने के अंदर क्या होता है, आयनन कोष्ठ होता है, आयनन कोष्ठ। और इस आयनन कोष्ठ में गैस भरी हुई होती है, और इस गैस का क्या होता है, आयनीकरण होता है। ठीक है, गैस का क्या होता है, आयनीकरण। और आयनीकरण होने से यहाँ पर प्लस माइनस बनते हैं, और फिर यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है, और धारा से फिर तीव्रता मापते हैं। ठीक है, देखो मतलब तीन चीज़ें मैंने, एक तो इलेक्ट्रॉन गन जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है, और तीसरा है वर्ताकार पैमाना या आयनन कोष्ठ। ठीक है, आयन तीनों का अलग अलग वर्किंग होती है, तीनों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन गन कैसे काम करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन धातु होती है जिसका परमाणु क्रमांक 74 होता है, वो परमाणु प्रतीक होता है डब्लू। ठीक है, तो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, गर्म फिलामेंट होता है, और गर्म करते हैं ना, तापायनिक उत्सर्जन, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तापायनिक उत्सर्जन। तो तापायनिक उत्सर्जन द्वारा यहाँ से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने दो डायफ्राम लगा दिए हैं, दो डायफ्राम, एक तो ये S1 डायफ्राम, एक S2 डायफ्राम। ठीक है, एक तो होता है माइनस आवेश पर, एक होता है प्लस आवेश पर। तो मैंने यहाँ पर विभवांतर दे रखा है, विभवांतर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको सीधी रेखा में गमन कराने के लिए दो डायफ्राम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को सीधी रेखा में करने के लिए, बिल्कुल सीधी रेखा में करने के लिए दो डायफ्राम लगा देते हैं। और ये जो डायफ्राम हैं वो विभवांतर पर रखे जाते हैं, और इस विभवांतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विभवांतर से त्वरित हो जाता है, विभवांतर से त्वरित होकर के आगे गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे, ये इसमें विभवांतर दिया गया है।
ठीक है, आपने देखा होगा डी ब्रोगली परिकल्पना जो पढ़ी थी उसमें भी अपन ने वी विभवांतर काम में लिया था कि इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, लेमडा ई बराबर 12.27 अपॉन में रूट वी होता है एंगस्ट्रम। ठीक है, तो वहाँ पर भी रूट वी विभवांतर काम में आता है। अब देखो यहाँ पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये निकल क्रिस्टल पर आपतित होगा, निकल क्रिस्टल पर आपतन के पश्चात इसका यहाँ पर परिकिरणन हो जाएगा, परिकिरणन। ठीक है, देखो यहाँ पर परिकिरणन के अंतर्गत विवर्तन होता है, ध्यान रहे यहाँ पर परिकिरणन तो होता ही है लेकिन परिकिरणन के अंतर्गत यहाँ विवर्तन होता है, यहाँ विवर्तन घटना होती है। विवर्तन नहीं कि यहाँ पर अपवर्तन नहीं होता है, नहीं यहाँ पर ध्रुवण होता है, यहाँ विवर्तन घटना होती है परिकिरणन के अंतर्गत। परिकिरणन तो होता ही होता है भाई, देखो ये परिकिरणित हो रहा है, लेकिन यहाँ परिकिरणन के अंतर्गत विवर्तन होता है। देखो विवर्तन क्यों होता है, ये जो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है इसके साथ एक तरंग होती है, तो तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य और यहाँ पर जो अवरोधक है ये इसके निकल क्रिस्टल के परमाणु हैं, इन परमाणुओं के बीच की दूरी डी होती है, डी बराबर कितना होता है 2.15 एंगस्ट्रम। तो ध्यान रहे निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 2.15 एंगस्ट्रम होती है। और निकल क्रिस्टल यहाँ पर लक्ष्य का कार्य करता है, लक्ष्य इसे टकराते हैं ना तो इसलिए लक्ष्य का कार्य करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है वो निकल क्रिस्टल से टकराने के पश्चात ही आगे बढ़ते हैं, तो ये एक लक्ष्य का कार्य करता है, लक्ष्य टारगेट होता है एक प्रकार से। और जो यहाँ पर जो अवरोधक ये एक अवरोधक बन जाता है और ये लेमडा, तो आपने पढ़ा होगा विवर्तन के अंतर्गत, विवर्तन में एक शर्त आती है, विवर्तन में आपने पढ़ी होगी कि विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या होती है कि जो अवरोधक का जो आकार है ना वो अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, मतलब इसकी लेमडा और इसका डी लगभग बराबर होना चाहिए। ध्यान रहे जो इसका जो डी होता है ना 2.15 एंगस्ट्रम वो इसकी लेमडा के लगभग बराबर ही आएगा। हम निकालेंगे लेमडा का मान इसका, तो इसका लेमडा का मान निकालते हैं यहाँ पर। हमने करना क्या है, लेमडा का मान निकालेंगे तो जो इसका लेमडा आएगा वो इसके लगभग बराबर सा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विवर्तन हो जाता है क्योंकि दोनों का जो मान है वो लगभग बराबर आता है, इसका डी इसका लेमडा लगभग बराबर होता है, इसलिए यहाँ विवर्तन होता है। अब देखो विवर्तन होने के पश्चात ये एक वर्ताकार पैमाना है, इस वर्ताकार पैमाने के अंतर्गत अपन कोण माप लेते हैं। देखो यहाँ पर ये स्केल है, ये वर्ताकार स्केल है इस प्रकार से, तो यहाँ पर अपन कोण माप लेते हैं कि कितने कोण पर ये परिगणित हुआ है, कितने कोण पर ये विवर्तित हुआ है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर आया तो ये कोण माप लेंगे, अगर यहाँ पर आया तो ये कोण माप लेंगे, तो इसका कोण मापने के लिए ये थीटा ये जो वर्ताकार पैमाना लगा होता है। अब देखो वर्ताकार पैमाने के अंतर्गत एक एक छोटा सा आयनन कोष्ठ होता है, छोटा सा कमरा होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप में एक आयनन कोष्ठ। ध्यान रहे देखो नाम से स्पष्ट है आयनन, मतलब ये आयनीकरण करने के लिए काम में आता है, आयनीकरण करने के लिए काम में आता है। यहाँ पर गैसें भरी होती हैं CO2 SO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज इससे टकराता है इन गैसों से, जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज इन गैसों से टकराता है तो इन गैसों में क्या होगा, टक्कर के पश्चात इनका आयनीकरण हो जाएगा, और आयनीकरण होने से क्या बनता है, प्लस माइनस आवेश बनेंगे। तो जब इनका आयनीकरण होगा प्लस माइनस आवेश बनेंगे तो प्लस माइनस बनने से क्या होता है, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी तो उस धारा को यहाँ माप लेंगे इलेक्ट्रोमीटर से, धारा प्रवाहित होती हुई यहाँ आएगी तो उसको इलेक्ट्रोमीटर से मेजर कर लेंगे, और इलेक्ट्रोमीटर की अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी तीव्रता माप लेंगे कि धारा की तीव्रता क्या है, तो यहाँ पर इसकी तीव्रता माप लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता कितनी है। ठीक है, अगर धारा बढ़ रही है तो तीव्रता बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन पुंज की, अगर धारा कम होगी तो इसकी तीव्रता भी कम आएगी। ध्यान रहिए अगर तीव्रता अधिक है तो धारा कम हो जाए, धारा भी अधिक आएगी, तीव्रता कम है धारा भी कम आएगी। तो इस तीव्रता को मापने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर लगाया गया है। वास्तव में जो इलेक्ट्रोमीटर होता है वो धारा को मेजर करता है, लेकिन इस इलेक्ट्रोमीटर से तीव्रता भी मापते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमीटर से तीव्रता मापते हैं, तीव्रता मापने के लिए काम आता है। वर्ताकार पैमाना हो गया, तो ध्यान रहे इस इलेक्ट्रॉन पुंज से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, टंगस्टन की फिलामेंट्स इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और यहाँ पर डायफ्राम लगे होते हैं, यहाँ भी विभवांतर लगा होता है, और इस निकल क्रिस्टल पर ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो आपतित होता है और इसकी डी कितनी होती है 2.15 एंगस्ट्रम, और इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ टकराते हैं, ये आयनन कोष्ठ होता है। आयनन कोष्ठ यहाँ CO2 SO2 का आयनीकरण होता है, आयनीकरण होने से यहाँ प्लस माइनस आवेश बनता है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होने से यहाँ पर तीव्रता का मापन कर लेंगे, और जो वर्ताकार पैमाना होता है वो थीटा का मापन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, अब देखो जो मैंने जो बोला है वो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। नोट, द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को जैसे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या होती है, डी ब्रोगली परिकल्पना
को सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम डेविसन तथा जर्मर ने प्रयोग किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डेविसन जर्मर प्रयोग है ना, डेविसन जर्मर प्रयोग है वो क्यों किया गया, डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए किया गया। ठीक है भाई, तो डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए किया गया। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सत्यापित करने के लिए या फिर डी ब्रोगली की परिकल्पना सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम डेविसन जर्मर ने प्रयोग किया, और ये आपको याद रहना चाहिए। इसकी बनावट देखते हैं। इसमें प्रायोगिक उपकरण को 3 भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉन गन, इसमें टंगस्टन धातु का गर्म फिलामेंट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को सीधी रेखा में गमन कराने के लिए 2 डायफ्राम S1 और S2 गुजारते हैं। ये दोनों डायफ्राम विभवांतर पर रखे जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन विभवांतर से त्वरित हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो उपकरण है वो निकल क्रिस्टल है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात निकल क्रिस्टल पर आपतित किए जाते हैं। यह क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन का विवर्तन कराने के लिए काम में आता है। निकल क्रिस्टल के परमाणु के बीच की दूरी कितनी होती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है, मैंने लिखा हुआ ऊपर, जो कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है। जो विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त यह है कि अवरोधक का आकार तरंग के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, जो यहाँ पर हो रहा है, इसमें यहाँ साबित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है प्रकीर्णन कोण थीटा पर प्रकीर्णित होता है। आयन कोष्ठ, यह आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता मापने कार्य करता है। संसूचक भी कहते हैं, संसूचक मतलब तीव्रता मापता है। संसूचक होता है क्या, जो तीव्रता का मेजरमेंट करता है, उसको जांच करता है तीव्रता कितनी आ रही है, जांच करने वाला होता है, जांच करने वाला। तो यह आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता मापने कार्य करता है, अतः इसे संसूचक भी कहते हैं। यह आयनन कोष्ठ एक वर्ताकार पैमाने पर लगा होता है जिसकी सहायता से प्रकीर्णन कोण थीटा मापा जाता है। आयनन कोष्ठ में SO2 व CO2 भरी होती है तथा यह इलेक्ट्रोमीटर से जुड़ा होता है, लिखा हुआ ऊपर डायग्राम में है। जब इलेक्ट्रॉन पुंज इन गैसों से टकराता है तो इनका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, और आयनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, आयनों की जो संख्या नहीं, कितने आयन बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करेगा। आयनों के कारण धारा प्रवाहित होती है और जिससे इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये इसकी बनावट होगी। अब इसे देखेंगे कार्यविधि कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, कार्यविधि। ठीक है, तो ये पेज नंबर 13 है। देखो क्रियाविधि कि सर्वप्रथम विभवांतर देकर के इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं, करते में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और निकल क्रिस्टल से विवर्तन के पश्चात, देखो निकल क्रिस्टल काम में आ रहा है, तो निकल क्रिस्टल से विवर्तन के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन आयनन कोष्ठ में पहुंचते हैं। ठीक है भाई, आयनन कोष्ठ में पहुंचेंगे तो आयनीकरण हो जाएगा, जिससे तीव्रता आई का मापन किया जाता है। तो वहाँ पर तीव्रता आई मापते हैं, तो जिससे तीव्रता आई का मापन किया जाता है, अभी पढ़ के आए। अलग अलग विभवांतर पर तीव्रता आई, देखो अब देखो मेन बात ये कि अलग अलग विभवांतर पर तीव्रता आई व प्रकीर्णन कोण थीटा कि अलग अलग विभवांतर का मान चेंज करेंगे। वहाँ पर स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन गन है वहाँ पर अलग अलग विभवांतर वी दे करके और तीव्रता आई, तो तीव्रता भी आई भी अलग अलग हो जाएगी, प्रकीर्णन कोण थीटा भी अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग विभवांतर पर तीव्रता आई व प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य ग्राफ खींचते हैं, और भी ध्रुवीय ग्राफ होते हैं। कौन से होते हैं, ध्रुवीय ग्राफ। अब देखो कि अलग अलग विभवांतर पर तीव्रता आई व प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ध्रुवीय ग्राफ। देखो इसने जो प्रयोग किया था उसमें ना 44 वोल्ट, 54 वोल्ट और 64 वोल्ट पर इसने ग्राफ खींचे। इसने 44 वोल्ट चेंज किया, फिर 54 वोल्ट चेंज किया, फिर 64 वोल्ट चेंज किया। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया हुआ ही रहा, ये 54 वोल्ट दिया हुआ है, जो इसमें वी का मान यहाँ पर चेंज करते हैं, ये 44 वोल्ट, 54 वोल्ट, ठीक है, 64 वोल्ट। तो इसने क्या किया, तो इसने अलग अलग विभवांतर पर उसने तीव्रता आई और थीटा के मध्य ग्राफ खींचा, ध्रुवीय ग्राफ खींचा। देखो यहाँ पर ये ग्राफ खींचा, तो देखो ये इसमें तीव्रता आई और थीटा यहाँ दर्शाया हुआ है, तीव्रता आई थीटा के मध्य ग्राफ बना हुआ है। तो देखो जो सबसे अधिक तीव्रता आती है ना, सबसे अधिकतम तीव्रता आती है वो 54 वोल्ट पर प्राप्त होती है। 54 वोल्ट पर जो उच्चिष्ट जो है ना, विवर्तन जो उच्चिष्ट आपने पढ़ा होगा, वो 54 वोल्ट पर प्राप्त होता है। तो 50 डिग्री 54 वोल्ट, 50 डिग्री और 54 वोल्ट। तो ध्यान रहे इसमें जो मेन ग्राफ वो ये वाला ही है। बाकी जो ग्राफ देखो यहाँ पर उच्चिष्ट नहीं है, उच्चिष्ट नहीं, छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, ये भी छोटा सा ग्राफ बना हुआ है। देखो यहाँ पर देखो बिल्कुल उच्चिष्ट दिख रहा है आपको, बिल्कुल उच्चिष्ट, अधिकतम तीव्रता आ रही है यहाँ पर, तीव्रता वन सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखो तीव्रता वन अधिकतम है, और कितने डिग्री कोण प्राप्त है, 50 डिग्री कोण प्राप्त है, 50 डिग्री, थीटा का वन 50 डिग्री और वी का वन 54 वोल्ट। तो दो मान अपने पास आ चुके हैं, वी का वन 54 वोल्ट आ गया, थीटा का वन 50 डिग्री आ गया और तीव्रता का वन अधिकतम आ गया। तो आपको ये वाला ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, ध्रुवीय ग्राफ से स्पष्ट है कि V बराबर 54 वोल्ट, V बराबर 54 वोल्ट, थीटा बराबर 50 डिग्री पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। अतः ब्रेक समीकरण, अब ये ब्रेक समीकरण काम में लेगा भाई। ब्रेक समीकरण क्या होती है, विवर्तन की लागू होती है।
जो कि विवर्तन की लागू होती है। जो ब्रेक समीकरण क्या होती है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होती है। डी साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है, एन लेमडा। ठीक है, तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ डी क्या है, परमाणुओं के बीच की दूरी, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है, परिकिरण कोण है, एन यहाँ पर कोटि है कि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, लेमडा उसका तरंग दैर्ध्य है। तो डी परमाणु के बीच की दूरी, थीटा परिकिरण कोण, और एन यहाँ पर प्रथम कोटि द्वितीय कोटि, ऐसे एन का मान होता है, और लेमडा क्या तरंग दैर्ध्य है। तो आपको याद होना चाहिए ब्रेक समीकरण डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो जो है ना ये डेविएशन जन्म प्रयोग है ये ब्रेक समीकरण को काम में लेकर के काम में लेता है। अब देखो यहाँ पर n का मान 1 करेंगे प्रथम कोटि के लिए, क्योंकि इसमें अधिकतम तीव्रता के लिए n बराबर 1 काम में लेते हैं प्रथम कोटि के लिए, और डी का मान 2.15 एंगस्ट्रॉम काम में लिया था पुण्य प्रयोग के अंदर। थीटा बराबर 50 डिग्री, थीटा का मान यहाँ 50 डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री, वी का मान 54 वोल्ट काम में लेंगे, डी का मान 2.15 एंगस्ट्रॉम काम में लेंगे, और एन का मान 1 रखेंगे। अब देखो इस समीकरण में मान रख दो, डी का मान 2.15, साइन थीटा, थीटा का मान 50 डिग्री, एन का मान 1, लेमडा का मान लेमडा। तो देखो गुणा भाग करने पर क्या आंसर आएगा, 2.15, साइन 50 का मान कितना होता है, साइन 50 डिग्री का मान होता है 0.766, 0.7 से गुणा करने पर ये वाला आंसर आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये इसका प्रायोगिक मान है जो कि प्रयोगों से आया है, प्रायोगिक मान। अब देखो डी ब्रोगली परिकल्पना से देखेंगे, लेमडा ई की फॉर्मूला क्या होता है, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर वी का मान 54 वोल्ट रख देंगे, तो वी बराबर 54 वोल्ट रखने पर 54 वोल्ट रख दिया जो प्रयोग के अंतर्गत आया था। तो लेमडा ई का मान गुणा भाग करने पर 12.27/√54, और √54 का मान रख देंगे। मान रखना नहीं है आपको, √54 का मान याद नहीं करना, सीधा ही आपको करना है कि 1.67 एंगस्ट्रॉम जो सैद्धांतिक मान है। ठीक है, ये सैद्धांतिक मान अपने हल किया है 54 वोल्ट फॉर्मूले के अंदर रख के। तो डी ब्रोगली परिकल्पना ये वाली थी, इसमें मैंने वी बराबर 54 वोल्ट रखा और ये वाला आंसर आया, वो प्रयोग से ये वाला आंसर आया, ब्रेक समीकरण से ये वाला आंसर आया, और डी ब्रोगली परिकल्पना से ये वाला आंसर आया। वो दोनों आंसर लगभग बराबर, देखो भाई 1.65 1.67 दोनों लगभग बराबर से ही ना, 6.5 6.7, तो यहाँ पर मतलब दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए मतलब डी ब्रोगली परिकल्पना भी सही है और ये प्रायोगिक मान भी सही है। तो इसलिए डेविएशन जन्म प्रयोग जो है ना, डेविएशन जन्म प्रयोग जो है वो डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करता है। ठीक है, देखो भी यहीं आप दोबारा समझ सकते हो कि ब्रेक समीकरण, कि ब्रेक समीकरण जो कि प्रयोगों से आती है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, डी का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया, लेमडा का मान रख दिया, लेमडा का मान निकालना है, एन का मान रख दिया 1, और लेमडा का मान हल करने पर ये वाला आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम जो कि प्रायोगिक मान है। फिर डी ब्रोगली परिकल्पना जिसको सिद्ध करना अपने को, जो कि सही सिद्ध करनी है, तो डी ब्रोगली परिकल्पना से लेमडा का मान आपको पता ही है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो वो वाला काम में ले रखा है यहाँ पर। तो वी का मान 54 वोल्ट रख दिया भाई, 54 वोल्ट रखने के बाद हल करने के बाद ये वाला आंसर आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है, दोनों मान लगभग बराबर हैं। सैद्धांतिक मान जो कि फॉर्मूले से आया है, प्रायोगिक मान जो कि प्रयोग से आया है, ब्रेक समीकरण से हल करने के बाद आया है, डेविएशन जन्म प्रयोग से आया है, तो दोनों मान लगभग बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब सही, मतलब डी ब्रोगली परिकल्पना भी सही है और ये प्रयोग भी सही है, दोनों मान सही है ना। तो अतः डेविएशन जन्म प्रयोग से प्राप्त प्रायोगिक परिणाम और डी ब्रोगली परिकल्पना से प्राप्त सैद्धांतिक मान दोनों मेल खाते हैं। प्रायोगिक परिणाम और डी ब्रोगली परिकल्पना से प्राप्त सैद्धांतिक मान दोनों मेल खाते हैं, अतः इस प्रयोग से डी ब्रोगली परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो धन्यवाद, आज हमने डेविएशन जन्म प्रयोग पढ़ा, बहुत ही अच्छा प्रयोग है भाई। डेविएशन जन्म प्रयोग क्या काम करता है, डेविएशन जन्म जो प्रयोग होता है वो डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए काम में आता है। धन्यवाद।